तो बंगाल का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, बंगाल आप भी गए थे, मैं भी गया था बंगाल को, हम दोनों ने बहुत करीब से देखा है। तो बंगाल की हिस्ट्री रही है कि पॉलिटिकल वायलेंस वहाँ के इतिहास में है। जब भी कोई राजनीतिक पार्टियां जीतती हैं तो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, राजनीतिक हिंसाएं होती रहती हैं। पहले ये जो पॉलिटिकल वायलेंस था ये सीपीआईएम के बीच हुआ करता था और टीएमसी के बीच हुआ करता था, और कांग्रेस भी इसमें थी। कांग्रेस और ये सब लड़ाइयां होती रहती थी। एक घटना भी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस इस पे बात नहीं करती। कांग्रेस सीपीआईएम के साथ जिन्होंने गठबंधन किया, एक घटना है वहां पे, आप मानेंगे नहीं कि इस तरीके की हिंसा चलती थी कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो था उन्हें मार के, सीपीआईएम ने हमला किया था, सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने हमला करते हैं, ये राजनीतिक हिंसा का ही पार्ट है। सीपीआईएम के कार्यकर्ता हमला करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता को मारा जाता है, और मारने के बाद उनका जो खून होता है उससे भात भात वहां पे भात कहा जाता है, चावल को, चावल जो हम खाते हैं उसको भात कहा जाता है। उस चावल को सान के मतलब मिला के उनकी माँ को खिलाया जाता है। तो आप राजनीतिक स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी राजनीतिक हिंसा हुआ करती थी। आज सीपीआईएम के साथ कांग्रेस मिल गई है और चुनाव तो हो ही चुका है, तो उस पर बात करना बेकार है। मगर ये दोनों की जिस तरीके की लड़ाइयां थी ममता बनर्जी और सीपीआईएम की जिस तरीके की लड़ाई थी, ममता बनर्जी को कई बार कहा जाता है पुराने समय में जब हिंसाएं होती थी तो वो कहती थी कि मैं तो मर मर के बची हूँ, जिस तरीके से उनको अधमरा करके मार के छोड़ दिया जाता था। तो ये राजनीतिक हिंसा आगे चल के, क्योंकि मुख्य जो विपक्षी दल है वो अब बीजेपी है, तो ममता बनर्जी, देखिए राजनीतिक हिंसा हुई किस लिए, सबसे पहले आपको ध्यान देने की बात ये है कि आखिर चुनाव के जब चुनाव खत्म हुआ और चुनाव खत्म होने के बाद रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल में हिंसा चालू हो जाती है। हिंसा क्यों चालू हो जाती है? क्योंकि ममता बनर्जी ने अपने बयानों में कहा था, आपने वीडियो देखा होगा, कि जब सीआरपीएफ जाएगी तो मैं ही यहाँ रहूंगी और उसके बाद हम देख लेंगे। जी, जी। उनके कार्यकर्ता भी कहते थे कि चुनाव के बाद तो हम ही हैं, हम देख लेंगे। उनके जी, नेता भी कई कहे हैं, लगातार मतलब इस तरीके के बयान जी, चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ममता जी, बनर्जी ने कहा हो, आप भी इलेक्शन कवर कर रहे थे, मैं भी इलेक्शन कवर कर रहा था, तो हमने देखा था कि लगातार इस तरीके की बयानबाजी चल रही थी कि इसके बाद हम देख लेंगे। तो उसके बाद होता क्या है कि चुनाव जब जैसे चुनाव रिजल्ट आता है, राजनीतिक हिंसा चालू हो जाती है। तो उस समय क्या होता है, किसी सरकार का गठन नहीं हुआ होता। सबसे बड़ी पहली चीज ये है कि किसी भी सरकार का रिजल्ट होने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो कोई भी सरकार पश्चिम बंगाल में वर्तमान स्थिति में नहीं होती। उस स्थिति में चुनाव आयोग वहां की सरकार होती है। तो वहां अगर आप कुछ भी करते हैं, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, जब वो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ी ना हूँ सत्ता में, अभी तो मैं मुख्यमंत्री हूँ नहीं, अभी तो रिजल्ट आया, अभी तो मैंने शपथ लिया नहीं है, तो लड़ाई हो रही है तो उसके जिम्मेदार मैं थोड़ी ना हूँ, केंद्र है उसका जिम्मेदार। एक नरेटिव चलाने की कोशिश हुई देश के अंदर, बोनलेस बीजेपी, बोनलेस वो, कि सारा का सारा जो चीज है वो बीजेपी के ऊपर डाल दे रहा है। उस पर हम बाद में आएंगे। मगर जो चीज क्या हुई कि ममता बनर्जी ने आह्वान तो किया था, ये सब जानते हैं। उसके बाद हिंसा होना, ममता बनर्जी को एक क्लियर कट मैसेज देना था जी, बंगाल की जनता को कि भैया इस बार तुमने गलती कर दी, 70 से अधिक आपने सीटें दे दी बीजेपी को, मगर आप देख लीजिए बीजेपी तो कुछ कर नहीं पाई। किया किसने? मैंने। और अगली बार बीजेपी का झंडा उठाओ, फिर देखती हूँ तुम क्या करोगे। तो जो उनको संदेश देना था ना, आप देखेंगे जैसे ही वो शपथ लेती हैं तुरंत उसके बाद हिंसा कम हो जाती है। छुटपुटिया हिंसा होती है, जैसे बॉर्डर एरियाज हैं जहां से हमें बात आ रही है, बॉर्डर एरियाज में छोटी छोटी हिंसाएं होती रहती हैं, और वो हमेशा होती है। वो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट होने के बाद से हुए, बॉर्डर एरियाज में हमेशा होती रहती है। हम बॉर्डर जी, एरियाज में गए थे तो जी, हमने देखा है कि किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि जी, जो बॉर्डर एरियाज है वो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे जो जनसंख्या है वो जी, मुस्लिमों की ज्यादा है। तो वो वहां डोमिनेट करते हैं, वहां लड़कियां स्कूल नहीं जाती डर के मारे कि उनको उठा ना लिया जाए। इस तरीके की जी, वहां की कंडीशन होती है। तो राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में कुछ नया नहीं है। पहले जी, सीपीआईएम कांग्रेस के बीच हुआ करता था, हाँ 2000 जब 2015 के बाद लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा जाने लगा था, ये चीजें हैं, और चुनाव के बाद भी होने वाला था। और ये कुछ नया नहीं। कुलदीप जी आप भी कवर कर रहे थे तो लोग बोल रहे थे कि सर देखिए, हम जब पूछते थे कि ये सब चीजें हुई हैं, चुनाव के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो वो बोलते थे जी, देखिए सर हिंसा तो होगी, चाहे जी, बीजेपी जीते तो होगी, चाहे टीएमसी जीते तो होगी, हिंसा तो होना तय है। तो वो हुआ। दीदी को जो मैसेज देना था दीदी ने दे दिया कि भैया हम आ गए हैं और हम ही आएंगे, तो हम ही को अगली बार चुनना। और मेन चीज पता है क्या हुआ? मेन चीज ये हुआ, बंगाल के जरिए एक नरेटिव चलाया गया कि जो बीजेपी है जिसका कोर वोटर जो है हिंदू है। ये जी, चीज आप देखिए, बार वो चाहे जो बात करे, सबका साथ सबका विकास, हमें ये वोट देते हैं, हमें वोट देते हैं, असम में देखा गया
कि मुसलमानों ने कितना वोट दिया वो सबने देखा है, जी ठीक है। जी जी तो ये जो चीजें हुई ना, ये क्या था कि कोर वोटर को काट दिया जाए। आप जब 2004 में जाएंगे ना, 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट जी थी, तो यही एक नैरेटिव चलाया गया था हमारे लेफ्ट लिबरल गिरोह की तरफ से कि वाजपेयी सरकार को गिराया कैसे जाए। शुरू में बहुत कोशिश की गई, बट ये हो नहीं पा रहा था। तो एक नैरेटिव चलाया जाता है कि वाजपेयी जो है वो सेकुलर हो गए हैं, और जो जी हिंदुओं के नेता है वो है आडवाणी। क्योंकि उस समय गुजरात दंगा होता है, गुजरात दंगे के बाद जी वाजपेयी जी जिस तरीके के बयान देते हैं, उसको लेके बहुत बड़ा नरेशन चलाया जाता है कि वाजपेयी जी मोदी जी को डांटे। वो फिर उसके बाद हो जाता है वाजपेयी जी तो सेकुलर नेता है, ये है वो है। तो उस समय हल्का सा वोट बैंक यहाँ से वहां खिसकता है और सरकार धड़ाम से मुंह के बल गिर जाती है। तो जी वही स्ट्रेटेजी अब अपनाने की कोशिश हो रही है कि बंगाल के नाम पे बताया जाए कि जिस हिंदुओं का रोना रोते हैं, जो हिंदू कहते हैं कि बीजेपी तो हमारे लिए है, बीजेपी के जो कोर वोटर है वो हिंदू है, उनको काट दिया जाए। उनको बता दिया जाए कि मोदी कुछ नहीं कर सकते, तुम पे मुसीबत पड़ेगी तो मोदी जी तो बस झुंझुना बजाते रहेंगे, मोदी जी और अमित शाह नहीं आएंगे जो आपको लगता है कि आपके नेता है। तो ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई है बंगाल के जरिए। आप देखेंगे जिस तरीके के लगातार ट्रेंड चले हैं, ममता बनर्जी को कोई ब्लेम नहीं करा, गवर्नमेंट उनकी है, जिम्मेदारी जी उनकी होती है, लॉ एंड ऑर्डर उनका है, मगर ब्लेम जी किसको किया जा रहा है? केंद्र को। हम कहते हैं हाँ लाजमी है, क्योंकि जी अमित शाह ने जिस तरीके की बयानबाजी कही थी, जी उन्होंने उस तरीके के कदम नहीं उठाए। उठाया जा सकता था टफ कदम, मगर वो वैश्विक स्वरूप क्या होता, उसका ये क्या होता, उसको देख के चिंता में होकर उन्होंने इन चीजों का नहीं किया। वो चीजें गलत हुई, कहीं ना कहीं गलत हुई, उन पे भारी वो चीज पड़ भी सकती है आगे चल के यूपी चुनाव में। तो ये चीजें जी रही हैं, एक स्ट्रेटेजी के तहत ये सब किया गया है। जी। बात तो यही है ना शुक्ला जी, कि हिंसा वाले जो जहां जहां आपने देखा था बंगाल में हिंसा हुई हम्म है, वहां राज्यपाल हम्म जी जाते हैं। क्या ममता हम्म बनर्जी का जाना नहीं बनता है वहां के लोगों से हम्म मिलना? वो वो सर क्यों जाएंगी? मतलब इस आप अगर ये जो घटना है ये है शीतल कुची कूच विहार, कूच विहार जहाँ पे राज्यपाल इस जी समय विजिट करने गए हैं, शीतल जी कुची के कूच विहार की घटना है। 2 कार्यकर्ताओं का जी सुनने में आया, उनकी हत्या हुई थी पीट पीट कर। एक मिंटू बर्मन थे और दूसरा नाम मुझे इस समय याद नहीं आ रहा, जी उनको मारा गया था। तो वहां पे वो गए हैं जो, और कूच विहार आप याद रखें, कूच विहार वही जगह है जहाँ दीदी ने मतलब कहा था कि आप लोग इकट्ठा हो जाओ, सीआरपीएफ को घेर लो, सीआरपीएफ वो जिस तरीके की बयानबाजी आपने देखा था कि चली थी। तो उसके रैली बाद क्या हुआ रैली कि निकालेंगे हाँ हम लोग, हाँ हाँ लाश हाँ को लेके रैली तो निकालेंगे। हाँ हाँ, वो तो बाद की चीज है। 300 से 350 लोग आ जाते हैं, सीआरपीएफ को घेर लेता है, सीआरपीएफ अपने आत्मरक्षा में गोली चला देते हैं। उसको जी लेके भी किस तरीके का हवा बनाया जाता है, सीआरपीएफ तो राक्षस हो गई है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों का अधिकार उनको मार। एक 18 साल की लड़की को गोली मार दी जाती है, क्यों? क्योंकि वोट देने जाता है। उसका भी एक सेकंड में आपको बताता हूँ, आनंद बर्मन उसका नाम था, आनंद बर्मन था, उसको भी गोली मार दी जाती है, 18 साल का लड़का था। उस पे ममता बनर्जी बात नहीं करती। ममता बनर्जी बात क्या करते हैं, जो सीआरपीएफ जिनको आत्मरक्षा में सीआरपीएफ ने जिनको गोली मारी थी उस पर बात करते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग भी उस समय निकल कर आई थी, जी कितनी जी सत्य जी थी कितनी क्या थी, मगर उसमें ममता बनर्जी कहती हुई आ रही थी कि आप लाश को संभाल के रखिए, हम आएंगे, हम रैली निकालेंगे, तो और उनको समझा के रखिए और सबको बताइए कि सीएनआर ये बीजेपी ने सब किया है। ये सारी चीजें हुई थी उस समय। तो जी जी नैरेटिव सेट है। देखिए ममता बनर्जी को कुछ ममता बनर्जी क्यों जाएंगी? ममता बनर्जी का हो गया जो होना था, चुनाव हो चुका है, उनको कोई मतलब नहीं है। राज्यपाल जा रहा है, राज्यपाल कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट उस तरीके का इंतजाम नहीं करे, स्टेट गवर्नमेंट देख नहीं रही। स्टेट गवर्नमेंट का हो गया, स्टेट गवर्नमेंट को जो करना था, स्टेट गवर्नमेंट को मैसेज देना था, मैसेज उन्होंने क्लियर कर दिया है। टीएमसी का झंडा छोड़ के कोई झंडा पकड़ोगे तो तुम्हारा क्या हाल करेंगे देख लो। कश्मीरी पंडितों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं। शुक्ला जी, बात तो यही है ना। हाँ देखो, बंगाल ऐसी नहीं है कि बंगाल ने बीजेपी को पूरी तरीके से नकार दिया है। हाँ बीजेपी को 77 विधायक दिए बंगाल ने, हम्म और जिसमें से आज 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोगों को हम्म। बंगाल छोड़ के जाना जाना पड़ गया है, नहीं असम नहीं की तरफ निकल चुका है। तो मेरा वो सवाल यही है सांसद थे। शुक्ला जी, मेरा सवाल हाँ यही है कि केंद्र हाँ केंद्र को किस तरीके से वहां पर कदम उठाने चाहिए या क्या क्या काम करने चाहिए, ताकि लोगों को, जिन लोगों ने बीजेपी को सपोर्ट किया था, उन हम्म। लोगों को एक आशा की किरण नजर आए। देखिए अब मैंने आपको कहा है ना कि हिंसा तब तक ही थी जब तक कि ममता बनर्जी ने शपथ नहीं ली थी, ठीक है। जी और जी जी पश्चिम बंगाल सेंसिटिव एरिया तब भी था जब चुनाव हो रहा था, बॉर्डर एरियाज में आप भी गए हैं, मैं भी गया, आपने कंडीशन जी देखी जी किस तरीके की स्थिति जी होती है। तो वो हमेशा रहती है, ऐसी बात नहीं है। ये जो
क्या नाम डायमंड हार्बर है, अभिषेक बनर्जी का एरिया, वो भी सेंसिटिव इलाका है। तो केंद्र क्या कर सकते हैं, देख केंद्र कर सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग में जैसे उन्होंने कर रखा है कि वहाँ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो केंद्र ले लेती है। उस तरीके का जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव एरिया वहाँ केंद्र अपनी केंद्रीय वाहिनी को भेज सकता है, और जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वो उसे देखे। आर्टिकल 356 की जो मांग चल रही है कि लगाया जाए राष्ट्रपति शासन, लगाया जाए राष्ट्रपति शासन, लगाया जाए, देखिए वो जी, पॉसिबल नहीं है। जी, सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि सरकार को अभी बने 1 हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है, और आप किस रीजन पे आप करेंगे कि राष्ट्रपति हम शासन लगा देंगे? कोई रीजन तो, अगर यही 3 से जी, 6 महीने हो चुके होते हैं और ये सब हो रहा होता, तो हाँ, लगाया जा सकता था। मगर जी, जी, अगर आप इस चीज को करेंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके जी, फंस जाएंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या जवाब देंगे कि 1 हफ्ते की सरकार को आपने मौका तक नहीं दिया स्थिति संभालने का? जी, जी, वही चीज है ना। तो जी, बहुत बड़े प्लानिंग के तहत ये सब किया गया है कि कैसे मतलब वोट बैंक जो बीजेपी का है उसको उससे काट जी, दिया जाए, सीधा काट दिया जाए। ये जी, नैरेटिव ही यही सेट करने के लिए हुआ। और जो मैंने कहा, जितने भी बॉर्डर एरियाज है उसको केंद्र को करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो बहुत स्थिति दयनीय है। जी, लगातार जो बांग्लादेशी हैं वो लगातार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये स्थिति हमने भी देखी है, वोटर्स जो हैं, और बॉर्डर एरियाज में किस तरीके की सिचुएशन है। 13 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है। एक घर में मैं गया था, वहां पे 13 साल की बच्ची को उठा लिया गया था। और जी, वो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। वहां पे लोग जी, अपनी लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते, क्यों? बुरखा पहना के रखते हैं, आप मानेंगे? वहां पे हिंदू लोग बुरखा पहना के रखते हैं क्योंकि पता ना चले। एक तरीके का ऐसा लगता है कि मुगलिया सल्तनत पे लोग रह रहे हैं। उसकी जी, 13 साल की बच्ची को उठा लिया जाता है, वो पुलिस के पास जाता है, कहता है कि ऐसा 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 हो। तो वो कहता है कि भैया आपने तो अपनी बेटी को बेच दिया, वहां से हो रहा है। जी, अच्छा, मतलब एक लोकतांत्रिक देश में ये चल रहा है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग में तो पश्चिम बंगाल है ही जी, किस नंबर पे, दुनिया जानती है। मगर जी, एक चीज चल रही है, पुलिस वाला कह रहा है कि अपनी बेटी को अबे 13 साल की वो लड़की है भाई, बेच भी दिया तो कैसे वो कोई कर सकता है? आप चाइल्ड मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रैफिकिंग जी, होने दीजिए। जी, जी, तो आप नहीं उठा सकते इन सब चीजों की। कूच बिहार में ये चीजें होती रही। कूच बिहार सेंसिटिव एरिया, आप देखे होंगे सीआरपीएफ की जो तस्वीरें निकली थी, किस तरीके से उन पर अटैक किया गया था। जी, तो आप क्या जी। अंदाजा लगाएंगे? देखिए सर, मेरा सवाल अभी भी वही का वही है हाँ, कि बंगाल में जो हिंसा हो गई, हाँ। बंगाल की जनता ने बीजेपी को 77 विधायक चुन के दिए हैं। हम्म, और ममता दीदी के डर से या टीएमसी के गुंडों के डर से हम्म, जो लोग असम की तरफ पलायन कर चुके हैं और जो लोग बंगाल में हैं, हम्म, उन लोगों को बीजेपी किस तरीके की सहायता प्रदान कर सकती है या उन लोगों का मनोबल बना सकती है हम्म। या केंद्र द्वारा ऐसे कदम उठाए जाएं, या खाली सुरक्षा देने से तो कुछ नहीं होगा ना शुक्ला जी। देखिए, मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा-सा स्लो इस चीज़ में है। ये जो जी, चीज़ें हुई है स्लो है, टीम का गठित किया गया है। देखिए, हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, जो लोकतंत्र की स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा स्लो है। क्योंकि जी, आप कुछ भी करने से पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें डाल दी जाती है, तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने ये कदम उठाया, आपने किस जी, चीज़ को लेके उठाया। तो जी, उस चीज़ को आप कहते हैं ना, वो लोकतंत्र वो पट्टी बंधी होती है आँख के ऊपर। तो हमें जी, साबित करना पड़ता है, सबूतों से। आपके इमोशनल से देश नहीं चलेगा। आपके इमोशन हम जानते हैं सब, हमारे मेरे भी इमोशन है जो हुआ है। मैं भी शुरू में मैंने भी बात करी कि बीजेपी को अमित शाह तो बहुत बोलते थे कि आइए हमारे साथ, हमारे ऊपर एक बार भरोसा करके देखिए, हम करेंगे, डरिए मत। उसके बाद छोड़ के भाग गए। मैं भी शुरू में कह रहा था, मगर चीजें जब धीरे धीरे साफ होने लगी तो पता चला, अरे यार ये सब चीजें चल रही थी और हमें अंदाजा भी नहीं था कि ये जो जी, चीजें चल रही है। तो भावनाएं अलग, देखिए मैं भी सम्मान करता हूँ जो लोगों के साथ हुआ है, गलत हुआ है। जी, और कहीं जी, न कहीं जो चीज़ें चल रही थी कि बंगाल एक अगला कश्मीर बनने वाला है, वो स्थिति है। जी, अगर आप जी, जी, कश्मीर के सिचुएशन को देखेंगे और बंगाल की सिचुएशन को देखेंगे ना, तो कश्मीर में भी जब कश्मीरी हिंदुओं को मारा जा रहा था ना, तो उस समय उनको जी, बोला क्या जा रहा था कि वो बीजेपी के एजेंट है, वो आरएसएस के एजेंट है, वो हिंदुस्तान के एजेंट है, और उसपे सवाल नहीं उठाए जा रहे थे। उस समय के भी मीडिया उस समय सवाल नहीं उठाई। तो यही चीज़ें जब होती है, पश्चिम बंगाल में जब होती है, लोगों से पूछ-पूछ के उनको मारा जाता है कि बीजेपी बीजेपी के हैं, ये हैं, वो हैं, और एक टारगेट कर दिया जाता है और मीडिया में चलता है। ये कोई सांप्रदायिक लड़ाई थोड़ी ना है भाई जी, साहब। जी, जी, ये जी, तो मेरा सवाल राजनीतिक हिंसा है, ये तो पश्चिम जी, बंगाल में होता रहता है। एक जी, जी, नरेशन चलाया जाता है, जैसा कि बिल्कुल, टोटली जम्मू कश्मीर के अंदर भी
इसी तरीके का नरेशन चलाया गया था कि ये तो पार्टी वाइज ये तो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं जो मारे जा रहे हैं, ऐसे ही कुछ केरल में भी हो रहा है, उस पे भी बात नहीं करी जाती क्योंकि शायद से बीजेपी और आरएसएस के लोग कीड़े मकोड़े हैं, अगर वो मारे जाएंगे तो उस पर बात करना टाइम वेस्ट है हमारी देश जी, की जी, मीडिया के लिए, जी। क्योंकि वो इस देश में वेस्ट है। उनका ऐसा मानना है कि बीजेपी आरएसएस या हिंदू लोग कीड़े मकोड़े हैं, वो मारे जाएंगे तो बात थोड़ी ना होगी इस देश में। बात जो होगी वो जेब कतरा जब मारा जाएगा तब यूएन तक बात पहुंच जाएगी कि भाई जेब कतरे को भीड़ ने मारा, हमारे देश के लोगों को, कई लोगों को डर लगने लग जाएगा एक जेब कतरे के मरने पे। अभी कुछ लोग फिलिस्तीन के लिए भी रोना रो रहे हैं, फिलिस्तीन कहाँ है जी। और ये कहाँ है, उनको फिलिस्तीन का दुख बहुत सता रहा है, मगर जो इजराइल में हुआ वो उनको दिखाई नहीं देता।